हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका एसएम लॉ क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी के एलएलएम एंट्रेंस के लिए फॉर्म आ चुके हैं और इसकी लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की वो 10 जुलाई है। इस एंट्रेंस को दृष्टिगत रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं सभी को कम समय में और अच्छी तरीके से समझ सकें। यानी कि जिस सब्जेक्ट से परीक्षा की दृष्टि से जो भी बिंदु आवश्यक हैं, जिसे हमें डिस्कस करना है उसे हम डिस्कस कर सकें। तो इसी के लिए आज से हमने स्टार्ट किया है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को, प्रशासनिक विधि को। प्रशासनिक विधि में हम उस कंसेप्ट को यानी कि उन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं या एग्जाम में जो है आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को समझने के लिए हमें संविधान को और राज्य व्यवस्था को समझना पड़ेगा, क्योंकि संविधान और प्रशासनिक विधि सामान्यतः दोनों एक जैसे ही लगते हैं और कई बार हम इसमें जो है अंतर नहीं कर पाते। एक जूरिस्ट हैं जिनका नाम है प्रोफेसर कीथ। प्रोफेसर कीथ साहब ने कहा था कि प्रशासनिक विधि को संवैधानिक विधि से अलग करना तार्किक रूप से असंभव है। यानी कि प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधि ये दोनों इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि तार्किक तौर पर, तर्क के आधार पर इनको जो है अलग करना जो है वो असंभव है। और अगर जो प्रशासनिक विधि को संवैधानिक विधि से अलग करने का प्रयास भी किया जाता है तो प्रोफेसर कीथ साहब ने कहा कि ऐसे सभी प्रयास जो हैं बनावटी हैं, ऐसे सभी प्रयास बनावटी हैं। तो सबसे पहली चीज हम जानने की कोशिश करेंगे संविधान को, फिर जानेंगे हम राज्य व्यवस्था को और इसके बाद जानेंगे हम प्रशासनिक विधि को। तो अगर जो मैं बात करूं संविधान की, तो संविधान में वे सिद्धांत दिए गए हैं जिसके आधार पर शासन संचालित किया जाता है। यानी कि संविधान उन लिखित सिद्धांतों का संग्रह होता है कि जिसके आधार पर शासन संचालित किया जाता है। जैसे सरकार कैसे बनेगी, सरकार कैसे काम करेगी, सरकार की क्या क्या शक्तियां होंगी, कौन वोट देगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, उसके लिए क्या क्या अहर्ताएं होंगी, इन सारी चीजों को जो पता चलेगा वो संविधान से पता चलेगा। तो संविधान में वे सिद्धांत दिए गए हैं जिसके आधार पर शासन संचालित किया जाएगा। और संविधान में जो नियम दिए होते हैं ये स्थिर होते हैं, यानी कि परमानेंट नेचर के होते हैं। अब हम बात करते हैं राज्य व्यवस्था की। जब संविधान में दिए गए सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में लाया जाता है तो इसको राज्य व्यवस्था कहते हैं। जब संविधान में दिए गए सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में लाया जाता है तो इसको राज्य व्यवस्था कहते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे हमने देखा कि भारत के अंदर संसदात्मक सरकार है, यहां पर लोकसभा के लिए चुनाव होंगे, राज्यसभा के लिए चुनाव होंगे। जो लोकसभा के जो चुनाव होंगे इसमें से जिस पार्टी को भी बहुमत होगा वो अपना एक नेता चुनेगा और उस नेता को राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। तो इलेक्शन कैसे होगा? अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो हर 5 साल बाद जैसे चुनाव होंगे तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने कैंडिडेट उतारेंगी, अपनी अपनी पॉलिसीज को पेश करेंगी, उसके आधार पर जनता वोट देगी और फिर जो है शासन चलेगा। तो संविधान में दिए गए सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में लाया जाता है तो इसको राज्य व्यवस्था कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था कहते हैं। अब अगर जो हम बात करें प्रशासनिक विधि की, और जब इन सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में लाया जाता है तो इनकी वैधता का निर्धारण वो प्रशासनिक विधि के द्वारा किया जाता है। यानी कि संविधान के दिए हुए नियम
जो संविधान में नियम दिए हैं और इनको जब हम व्यवहारिक रूप में लाएंगे तो ये राज व्यवस्था कहलाएगा। और जो ये व्यवहारिक रूप में लाए गए जो नियम है, इनकी वैधता का निर्धारण कि क्या जो संविधान को हम व्यवहारिक रूप में लाए हैं ये वैध तरीके से लाया जा रहा है या नहीं लाया जा रहा, तो इसको जो है प्रशासनिक विधि जो है कहा जाता है। तो प्रशासनिक विधि में जो है क्या किया जाता है कि संविधान में दिए गए जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को जब व्यवहारिक रूप में लाया जाता है तो इनकी वैधता का जो निर्धारण है वो प्रशासनिक विधि के अंतर्गत जो है किया जाता है। अगर जो हम बात करें प्रशासनिक विधि के विकास की, तो याद रखना प्रशासनिक विधि का जो उत्पत्ति है या विकास है वो सबसे पहले यूरोप में हुआ। प्रशासनिक विधि का सबसे पहले विकास यूरोप में हुआ। इसके बाद 20वीं शताब्दी में प्रशासनिक विधि को इंग्लैंड में पृथक विषय के रूप में माना जाने लगा, यानी कि अलग विषय के रूप में इंग्लैंड में जो है सर्वप्रथम 20वीं सदी में इसको माना जाने लगा। और अगर जो हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस में प्रशासनिक विधि का विकास ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव से हुआ। ये पूछा गया एग्जाम क्वेश्चन है, ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव जो है इसका विकास कहां पर हुआ, तो फ्रांस में हुआ। और अगर जो हम बात करें कि भारत में प्रशासनिक विधि का विकास जो है वो संविधान के प्रावधानों से हुआ। कई सारे प्रावधान हैं जो आपको बताएंगे प्रशासनिक विधि के बारे में, जैसे कि आर्टिकल 14 है, वो कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसी के लिए अगर जो हम देखें एक केस है ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समता और मनमानापन, यानी कि समानता और मनमानापन एक दूसरे के शत्रु हैं। यानी कि जहां पर समानता होगी वहां पर मनमानापन नहीं होगा, और जहां पर मनमानापन होगा वहां पर जो है समानता नहीं होगी। इसी तरीके से अगर जो हम देखें प्रशासनिक विधि का विस्तार, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है इसका स्कोप क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, तो याद रखना प्रशासनिक विधि के अंतर्गत 5 बातों की जांच की जाती है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो क्या करता है, 5 चीजों की जांच करता है। सबसे पहले प्रशासन की शक्तियों की, यानी कि हमें प्रशासनिक विधि के अंतर्गत सबसे पहले इस चीज का पता चलता है कि प्रशासन की शक्तियां क्या हैं। तो प्रशासनिक विधि सबसे पहले जांच करती है प्रशासन की शक्तियों की। इसी के साथ दूसरा है प्रशासनिक शक्तियों की सीमाएं, कि जो प्रशासन की शक्ति है उसकी क्या क्या सीमाएं होंगी, इसका भी जो है जांच करती है प्रशासनिक विधि। और इसी के साथ प्रशासनिक विधि उन तरीकों की भी जांच करती है कि जिनसे प्रशासनिक शक्तियों को सीमित किया जाता है। और आगे कह दिया कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं, कि प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन सी प्रक्रियाओं को अपनाएंगे, इसकी जो जांच करती है वो प्रशासनिक विधि करती है। और इसी तरीके से कि जो प्रशासनिक कार्यों से पीड़ित व्यक्तियों को क्या उपचार मिलेगा, यानी कि अगर जो प्रशासनिक कार्यों से अगर जो किसी व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचा है तो जो पीड़ित है उसको क्या उपचार मिलेगा, इसकी जो जांच करती है वो प्रशासनिक विधि करती है। प्रशासनिक विधि के विस्तार पर 2 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, एक रेड लाइट थ्योरी और दूसरा है ग्रीन लाइट थ्योरी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेड लाइट थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है, ग्रीन लाइट थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है। तो याद रखना ये प्रशासनिक विधि के जो विस्तार पर आधारित हैं। ये प्रशासनिक विधि जो है ये लोक विधि की शाखा है, और प्रशासनिक विधि को जज मेड लॉ भी कहा जाता है। प्रशासनिक विधि को जज मेड लॉ भी कहा जाता है। और यह जो है एक मैगजीम है उबी जस इबी रेमेडियम, जहां अधिकार है वहां उपचार है पर आधारित है। और याद रखना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो कोडिफाइड नहीं है, बल्कि ये अनकोडिफाइड है। तो यहां पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, पहले पूछा जाएगा कि प्रशासनिक विधि किसकी शाखा है, तो ये पब्लिक लॉ की यानी कि लोक विधि की शाखा है। जज मेड लॉ किसे कहा जाता है, प्रशासनिक विधि को जज मेड लॉ भी कहा जाता है। ये किस मैगजीन पर आधारित है, उबी जस इबी रेमेडियम का जो सिद्धांत है उस पर आधारित है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कोडिफाइड है या नहीं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो कोडिफाइड नहीं है। बात करते हैं
सेपरेशन ऑफ पावर्स की, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की। यहां से एक क्वेश्चन जनरली आएगा। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर्स, यह है क्या। जैसा आप जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशरी न्यायपालिका। जो लेजिस्लेचर है ये लॉ मेकिंग बॉडी है, ये कानून बनाने वाली संस्था है। एग्जीक्यूटिव जो है, कार्यपालिका जो है, ये एनफोर्सिंग बॉडी है, यानी कि ये कानूनों को लागू करने वाली संस्था है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें जुडिशरी की, न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका जो है ये वो संस्था है जो कानूनों का निर्वचन करती है और साथ ही साथ कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करती है। तो जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसका कहना यह है कि गवर्नमेंट के जो तीनों ऑर्गन्स हैं, तीनों अंग हैं, इनको एक दूसरे के साथ नहीं मिलना चाहिए, बल्कि इन तीनों को पृथक पृथक होना चाहिए। यानी कि विधानमंडल का काम कानून बनाना है तो वो सिर्फ कानून बनाए, ना कि कानूनों को लागू करे या न्याय करे। कार्यपालिका का काम कानूनों को लागू करना है, वो सिर्फ कानूनों को लागू करे, ना कि कानून बनाए या न्याय करे। और इसी तरीके से न्यायपालिका का काम जो है वो न्याय करना है, तो वो सिर्फ न्याय करे, ना कि कानून बनाए, ना कानूनों को लागू करे। क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर का कहना यह है कि अगर जो शासन की सारी शक्तियां आपने एक ही व्यक्ति, एक ही संस्था के हाथ में दे दी, तो ये क्या है, वो व्यक्ति या संस्था निरंकुश हो जाएगी। जो सेपरेशन ऑफ पावर की जो व्याख्या की, ये सबसे पहले अरस्तू के द्वारा की गई। इसके बाद जॉन लॉक ने इसकी व्याख्या की और सेपरेशन ऑफ पावर की जो व्यापक व्याख्या की है वो मॉन्टेस्क्यू ने की है। इसलिए मॉन्टेस्क्यू को सेपरेशन ऑफ पावर का जनक कहा जाता है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो वो मॉन्टेस्क्यू है। और मॉन्टेस्क्यू की एक बुक है स्पिरिट्स ऑफ लॉज। स्पिरिट्स ऑफ लॉज में सबसे पहले स्पिरिट्स ऑफ लॉज में व्यापक व्याख्या की है मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर की। और याद रखना, जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है यह शुद्ध रूप से अमेरिका में लागू होता है। अमेरिका में जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो कांग्रेस के पास है, एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास है, और वहां पर जुडिशियल पावर जो है वो फेडरल कोर्ट और अदर कोर्ट्स के पास है। अगर जो मैं बात करूं भारत की, तो भारत के संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन संविधान के विभिन्न प्रावधानों में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत समाहित है। और भारत में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है, लेकिन इतनी कठोरता के साथ लागू नहीं होता जितना कि अमेरिका में लागू होता है। अगर जो हम बात करें एक डिसीजन की, इन री दिल्ली लॉज एक्ट 1950 का जो केस है, इन री दिल्ली लॉज एक्ट 1950, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है या जुडिशियल सेपरेशन जो है का सिद्धांत जो है भारत में लागू नहीं होता। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भारत में लागू नहीं होता। इसी तरीके से अगर जो मैं बात करूं राम जवाया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1955 का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जुडिशियल जो ये है सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशियल सेपरेशन, ये भारत में कठोर अर्थों में लागू नहीं होता। इसी तरीके से गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का केस है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भारत में कठोरता से लागू नहीं होता। लेकिन एक केस है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यह संविधान का आधारभूत ढांचा है। इसी के साथ अगर जो हम बात करें रूल ऑफ लॉ की, विधि के शासन की, तो विधि के शासन की जो संकल्पना है वो सर्वप्रथम लॉर्ड कॉक ने दी। यह पूछा जा सकता है कि विधि का जो शासन है इसकी संकल्पना किसने दी?
ये लॉर्ड कॉक ने दी और इन्होंने कहा कि राजा को विधि या ईश्वर के अधीन होना चाहिए। राजा को विधि या ईश्वर के अधीन जो है होना चाहिए। इसके बाद जैसे आपने देखा कि यह संकल्पना तो दी लॉर्ड कॉक ने कि राजा को विधि या ईश्वर के अधीन होना चाहिए, लेकिन रूल ऑफ लॉ की जो व्यापक व्याख्या है वो 1885 में डाइसी ने अपनी पुस्तक रूल ऑफ लॉ में की। जो विधि का शासन है इसकी व्यापक व्याख्या जो है वो डाइसी ने 1885 में अपनी बुक रूल ऑफ लॉ में की। और डाइसी ने रूल ऑफ लॉ की 3 विशेषताएं बताई, विधि के शासन की 3 विशेषताएं बताई। सबसे पहले कहा विधि की सर्वोच्चता, यानी कि कानून सर्वोच्च होना चाहिए। ये फैक्ट जो है भारत में भी लागू होता है। इसी तरीके से डाइसी ने कहा कि विधि के शासन की दूसरी विशेषता यह है कि विधि के समक्ष क्षमता, यानी कि कानूनों के समक्ष समानता होनी चाहिए। विधि के समक्ष क्षमता, कानून के समक्ष सभी समान है। ये वाला भी जो इसकी विशेषता है ये भी भारत में लागू होती है। और तीसरा इन्होंने कहा कि विधि मानवीय अधिकारों के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, यानी कि इसमें जो है डाइसी ने यह कहा था कि जो मनुष्य हैं, व्यक्ति हैं, उनके जो अधिकार मिलते हैं हमें प्रथाओं के अनुसार या ट्रीटीज के अकॉर्डिंग, कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग मिलते हैं। ये वाला फैक्ट जो है वो इंडिया में लागू नहीं होता, क्योंकि हमें जो राइट्स मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स मिले, ये हमें राइट्स किसी कस्टम से, कन्वेंशन से, ट्रीटी से नहीं मिले, बल्कि ये राइट्स जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं। संविधान ने इन अधिकारों को जो है प्रदान किया गया है। इसी तरीके से एक केस याद रखना, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इंदिरा गांधी का भी केस है, केशवानंद भारती का भी केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो रूल ऑफ लॉ है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम बात करते हैं ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव की। ये जनरली पूछा गया है, लास्ट ईयर भी मालूम किया गया था। तो ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव का जो कंसेप्ट है ये फ्रांस में आया 1779 में, और इसके जो जनक हैं वो नेपोलियन बोनापार्ट हैं। नेपोलियन बोनापार्ट जो हैं वो इसके जनक हैं। जब हम फ्रांस की बात करें तो ये ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है कि यहां पर आपको 2 तरह के कोर्ट्स देखने को मिलेंगे, एक तो साधारण न्यायालय और दूसरा है प्रशासनिक न्यायालय। जो साधारण न्यायालय है इसमें साधारण जनता के बीच के विवादों का निपटारा किया जाता है, यानी कि जो साधारण जनता के बीच के डिस्प्यूट्स हैं, विवाद हैं, उनका निपटारा किया जाता है। जबकि प्रशासनिक न्यायालयों में सरकार, जनता या लोक प्राधिकारियों के बीच में जो विवाद होता है उसका जो है निपटारा किया जाता है। इसी के साथ अगला हमारा कंसेप्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम PIL बोलते हैं, लोकहितवाद। याद रखना लोकहितवाद जो है ये लोकस स्टेंडाई का अपवाद है। अब ये लोकस स्टेंडाई क्या है? लोकस स्टेंडाई है वाद लाने का अधिकार। जनरली ये कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है वही न्यायालय जाएगा, वही वाद लाएगा। लेकिन ये जो लोकस स्टेंडाई का कंसेप्ट है इसका अपवाद है PIL। यानी कि ये PIL ये है कि अगर जो कोई व्यक्ति अपनी निर्धनता की वजह से या एक शिक्षा की वजह से अगर जो न्यायालय में जाने में असमर्थ है तो अब उसकी तरफ से कोई दूसरी संस्था या कोई दूसरा व्यक्ति भी जा सकता है। तो इसलिए कहा जाता है PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जनता के हित के लिए जो है वाद। जो PIL है इसका अगर जो अविकसित रूप जो है हमें रोमन विधि के एक्सियो पॉपुलरिस की प्रथा में देखने को मिलता है। PIL का अविकसित रूप रोमन विधि की एक्सियो पॉपुलरिस की प्रथा में देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर जो हम आज की बात करें कि जो आधुनिक मॉडर्न PIL है, आधुनिक लोकहितवाद है, इसकी जो शुरुआत हुई वो अमेरिका में हुई। इसकी जो उत्पत्ति हुई ये अमेरिका में हुई। और अगर जो मैं बात करूं इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में ब्लैकबोर्न केस आया, उससे जो है इंग्लैंड में PIL की शुरुआत हुई। और अगर जो बात करें भारत की, तो भारत में ये जुडिशरी के द्वारा जो है उत्पन्न किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्रोपाउंड किया है, उत्पन्न किया है। और इसके लिए हम पहला केस देखते हैं, मुंबई कामगार बनाम अब्दुल भाई 1967 का केस है। इसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब थे। जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब ने कहा था कि अब समय आ गया है कि लोकस स्टेंडाई के नियम को शिथिल किया जाए। क्या कहा था जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब ने? कि अब समय आ गया है
कि लोकस स्टैंडाई के नियम को शिथिल किया जाए, यानी कि ये जो नियम चला आ रहा है कि जिसके अधिकार का उल्लंघन होगा वही न्यायालय जाएगा, अब इसको शिथिल, इसको फ्लेक्सिबल करने की जरूरत है। इसी के साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, ये 1982 का केस है। इस केस में जस्टिस भगवती के द्वारा, जस्टिस पीएन भगवती के द्वारा जो है भारत में पीआईएल की शुरुआत की गई। जनरली पूछा जाता है कि वो कौन सा केस है जिसके द्वारा भारत में पीआईएल की शुरुआत हुई, तो एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से जो है भारत में पीआईएल की शुरुआत हुई है और इसको पीआईएल सूट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और वहीं पर अगर जो हम देखें पीपल यूनियंस फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है ये विधि के शासन का आवश्यक अंग है। पीआईएल विधि के शासन का आवश्यक अंग है। और इसी के साथ अगर जो मैं बात करूं डॉक्टर वी सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 का केस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर वी सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पीआईएल एक शस्त्र है जिसका प्रयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। पीआईएल एक शस्त्र है, एक हथियार है जिसका प्रयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। और न्यायपालिका को यह देखना चाहिए कि पीआईएल के सुंदर चेहरे के पीछे कोई कुरूप चेहरा तो नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। क्या कहा इसमें कि पीआईएल एक शस्त्र है जिसका प्रयोग सावधानी से किया जाना चाहिए और न्यायपालिका को यह देखना चाहिए कि पीआईएल के सुंदर चेहरे के पीछे कोई कुरूप चेहरा तो नहीं है, कोई लोक अहित तो नहीं है, ये जो है देखना चाहिए। इस तरीके से आज हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को देखा। इसका एक लेक्चर और अभी आएगा जहां तक कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर में पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को जो है हम समझने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।